क्या बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है? यूपीएससी 2022 में मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के तहत समावेशी विकास संभव है? भारत में विकास प्राप्त करने में वित्तीय समावेशन के महत्व को समझाएं। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग ग्रोथ इन इंडिया। तो आज के क्लास में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पहले बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, समावेशी विकास क्या है, और क्या बाजार अर्थव्यवस्था के तहत समावेशी विकास संभव है या नहीं। आइए पहले देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था है क्या, यानी कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। मार्केट इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है जहां पर डिमांड और सप्लाई के बल पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन होते हैं। यानी कि मेन इसमें जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो डिमांड और सप्लाई हैं। और ये जो बाजार अर्थव्यवस्था है, इनको सरकार नियंत्रित नहीं करती है। इनको स्वैच्छिक विनिमय पर छोड़ दिया जाता है कि ये मुक्त प्रतिस्पर्धा करें और प्रॉफिट के सिद्धांत पर काम करें और देश को आगे की ओर ले जाएं। बाजार अर्थव्यवस्था उद्यमियों को लाभ कमाने की आजादी देती है। और इसकी खास क्या बातें हैं? निजी स्वामित्व, स्वहित यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट, जो भी इसमें भागीदार होंगे वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, लाभ के सिद्धांत पे काम करेंगे। बाजार इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में खरीदने और बेचने की आजादी होती है कि वो अपने पसंद की चीजों को खरीद सकते हैं लोग, और जो विक्रेता हैं अपने पसंद की चीजों को बेच सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा पे आधारित होती है और इसमें जो सरकारी हस्तक्षेप होता है बहुत ही मामूली होता है, बहुत ही मामूली होता है। अभी हाल के दिनों में सरकार ने क्या बात कहा है? सरकार ने कहा है कि देश का जो विकास होता है सिर्फ विकास नहीं हो, वो समावेशी विकास हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय समाज में भी और इंडियन पॉलिटी में भी इंक्लूसिवनेस पर जोर दिया गया है। इंक्लूसिवनेस का मतलब सभी लोग इस विकास की धारा में शामिल हो, कोई छूट न जाए, वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो। तो सरकार का लक्ष्य केवल अधिक विकास करना नहीं है। सरकार का लक्ष्य क्या है? समावेशी विकास हासिल करना। समावेशी विकास हासिल करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आइए देखते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, इसकी थोड़ी सी परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओईसीडी क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ की परिभाषा कैसे देता है? इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed fairly across society and creates opportunities for all। ये महाशय कहते हैं, ओईसीडी जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को ऐसे डिफाइन करता है कि ये ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ है, या इस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि सारे समाज के सभी स्तरों तक वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और ये क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर किसी के लिए अवसर पैदा करने की आजादी देता हो। तो ये एक पहली परिभाषा हुई इंक्लूसिवनेस की, इंक्लूसिव ग्रोथ की। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक की क्या परिभाषा है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में? इंक्लूसिव ग्रोथ रिफर्स बोथ टू द पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के पेस की बात करता है और पैटर्न की बात करता है। मतलब ग्रोथ का पेस एक जैसा होना चाहिए, ग्रोथ का पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। ये दोनों इंटरलिंक्ड होने चाहिए और इनको एक साथ एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके जो भी मुद्दे होंगे उनको हमें एक साथ एड्रेस करना चाहिए, ताकि समाज के हर हिस्से तक विकास के जो फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो फिर यहाँ पे बात आती है, क्या मार्केट इकोनॉमी में समावेशी विकास संभव है? हमने मार्केट इकोनॉमी समझा, समावेशी विकास का मतलब समझा। अब हम देखेंगे, हम जांच करेंगे कि क्या मार्केट इकोनॉमी में समावेशी विकास संभव है या नहीं। भारत में आप तीन तरह की चीजें देखते हैं। अगर हम समाज की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें और पॉलिटी की बात करें, तो हम अपने देश में हम तीन तरह के सिस्टम को देखते हैं।
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है अपने देश में, प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है भारत में। भारत में पदानुक्रमित समाज है, हायरार्किकल सोसाइटी है। समाज में जातियों की हायरार्की बनी हुई है, कास्ट सिस्टम है। और फिर भारत में है बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी से हमारे देश में ग्रोथ गाइड होती है। ये तीन चीजें हैं। तो ये इन तीन चीजों को रहते हुए इन तीन स्थितियों में क्या भारत में जरूरी समावेशी विकास संभव है? आइए देखते हैं। तो अभी प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई। इसमें क्या होता है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में? प्रैक्टिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो वयस्क लोग होते हैं उनको मतदान का अधिकार होता है। पीरियोडिक इलेक्शंस, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। और सीक्रेट बैलेट होता है, एक गोपनीय तरीके से इस पद्धति से इस देश में चुनाव किए जाते हैं, चुनाव संपन्न किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन क्या है? तो फिर इन सब के रहते हुए इस देश में, यहाँ मैं पॉलिटी की पहले बात कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। तो इस चीजों के रहते हुए देश में समावेशी विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आज भी धन और बल का प्रभुत्व है। आज भी मनी पावर और मसल पावर का प्रभुत्व है इस देश में। तो आइए कास्ट सिस्टम की बात करें। एक तो इंडियन पॉलिटी की बात की है, फिर कास्ट सिस्टम की बात करें। भारत में आज भी जाति व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं, विभिन्न प्रकार की दूरियां हैं। यह जाति व्यवस्था समावेशी समावेशन के सिद्धांत पे काम नहीं करती है, इंक्लूसिवनेस के सिद्धांत पे काम नहीं करती है। और ओपन मार्केट इकोनॉमी, भारत में आज अर्थव्यवस्था एक खुले बाजार की अर्थव्यवस्था से संचालित होती है। भारत में जो हमारी जो व्यवस्था है इकोनॉमी की, वो ओपन मार्केट इकोनॉमी है। और इन तीनों ही व्यवस्था में समावेशी विकास के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। तो भारत में तीन स्थितियों की हमने बात की। इंडियन पॉलिटी में चैलेंजेस जो हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो चैलेंजेस हैं, भारतीय समाज का जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, जाति प्रणाली है, उसकी चुनौतियों की बात किया। फिर ओपन मार्केट इकोनॉमी जो भारत में है, इन तीनों चीज में क्या समावेशी विकास हासिल किया जा सकता है? इसके सामने चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के रहते हुए समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त करने मुश्किल है हमारे लिए। क्या चुनौतियां हैं और कैसे मुश्किल है हमारे लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना? महान चिंतक कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि ये जो मार्केट इकोनॉमी की जो पद्धति है, ये जो व्यवस्था है, इसमें कम से कम लोगों के पास अधिक से अधिक पूंजी अनिवार्य रूप से होती है। इसमें कम से कम लोगों के पास अधिक से अधिक पूंजी अनिवार्य रूप से होती है। कम लोगों के पास अधिक पूंजी होती है। और फिर बाजार अर्थव्यवस्था के भीतर प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जरूरी है कि मजदूरी कम हो। मतलब हम जो श्रमिक भाई हैं, जो श्रमिक वर्ग है, उनको कम मजदूरी दें ताकि उत्पादन की लागत कम हो। तो जब मजदूर को कम पैसा मिलेगा तो उस बेचारे का विकास कैसे होगा? विकास वहीं पर रुक हो जाएगा उसका, क्योंकि ये लाभ के सिद्धांत पर सिस्टम काम करता है। और जो लाभ का सिद्धांत होगा, जो सिस्टम होगा, उसमें श्रमिक की मजदूरी कम होगी ताकि उत्पादन की लागत कम हो और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। और इसी आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था की आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की जाती है? कि चूंकि ये लाभ के सिद्धांत पे काम कर रहा है और लाभ के सिद्धांत के कारण ये श्रमिकों को कम वेतन, कम वेज देने की बात करता है, इससे श्रमिक के श्रम का महत्व कम हो जाता है और फिर वो हाशिए पे चला जाता है, उसका विकास रुक जाता है, वो कहीं ना कहीं गरीबी के आसपास चला जाता है, पहला। और फिर एक आलोचना की जाती है, ये पूंजी के संकेंद्रण की ओर ले जाता है। इस लाभ के सिद्धांत के आधार पर समाज में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पूंजी होती है और कुछ लोगों के पास बहुत कम धन उपलब्ध होता है, वो अपने आजीविका को भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इस तरह अमीर और गरीब के बीच खाई पैदा हो जाती है और जो श्रम शक्ति होता है वो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने से रुक जाता है। तो ये हुई बाजार अर्थव्यवस्था की आलोचना
यानी कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है हमें इंक्लूजन के लक्ष्य हासिल करने से रोक देता है, हमें इंक्लूजन के लक्ष्य हासिल करने से रोक देता है। और आपका सवाल यही है कि क्या मार्केट इकोनॉमी हमें इंक्लूसिवनेस की तरफ ले जाती है? तो पहला ये जो पॉइंट है यही है कि ये इंक्लूजन के लक्ष्य हासिल करने से रोक देता है। फिर और भी चुनौतियां हैं, और भी मुद्दे हैं। एक तो पहला मुद्दा है, पहला एस्पेक्ट है जो हमने आपको दिखाया, जो शोषणकारी सिद्धांत पर आधारित है, उसमें गैप हो जाते हैं गरीब और अमीर के बीच। ये पहला पहलू हुआ, मार्केट इकोनॉमी इंक्लूसिवनेस के करीब नहीं जा पा रहा है। और दूसरा पहलू क्या है, जो कि संरचनात्मक पहलू है, ये संरचना से जुड़ा हुआ पहलू है। इसको जरा ध्यान दीजिए, यहां कैसे हम इंक्लूसिवनेस से दूर हो जाते हैं मार्केट इकोनॉमी में। जो श्रमिक भाई हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, वो विनिर्माण क्षेत्रों में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही काम करते हैं। ज्यादातर जो श्रम वर्ग होता है वो विनिर्माण क्षेत्रों में ही लगा होता है। और जब विनिर्माण क्षेत्र ग्रो करता है तो हमारे श्रमिक भाई ग्रो करते हैं, उनका सामाजिकरण होता है, उनका विकास होता है। कारखानों में जितना उत्पादन होता है और कारखाने जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, श्रमिक भाइयों को भी उसी अनुपात में उनको धन दिया जाता है, उनका रोजगार बढ़ता है, उनकी वेज या भत्ता उनका बढ़ता है, उनकी आय बढ़ती है, उसी अनुपात में बढ़ती है, कम ही सही लेकिन बढ़ती है। तो फिर क्या हम मान लें कि विनिर्माण क्षेत्र के ग्रोथ से हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है देश को समावेशी विकास की तरफ ले जाएगी? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डोमिनेंस है ही नहीं, हमारी इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र का डोमिनेंस है। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान सिर्फ और सिर्फ 15% रह गया है। कृषि क्षेत्र का योगदान 14 से 18% के आसपास रहता है। अभी पिछले साल 19% के आसपास था, फिर दूसरे क्वार्टर में 14% आ गया, 14 से 18% के आसपास रहता है। और सेवा क्षेत्रों का योगदान कितना है? आधे से भी ज्यादा है, लगभग 54% है। तो ये जो तीन डेटा हैं इनको आपको अपने इस आंसर में लिखना पड़ेगा। क्या है ये जो तीन आंकड़े जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो प्रभुत्व ही नहीं रह गया है आपकी विकास प्रक्रिया में। आपकी जो विकास प्रक्रिया है सेवा क्षेत्र से संचालित हो रही है, डोमिनेंस आपके डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 15% है, कृषि क्षेत्र 14% है, और सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है 54%, आधे से भी ज्यादा। थोड़ा सा उदाहरण की बात कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उदाहरण क्या हैं। जो कपड़ा व्यवसाय है, कंप्यूटर निर्माण, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, फर्नीचर, हैवी मशीनरी, एयरक्राफ्ट बनाने का काम, ऑटोमोबाइल्स का काम, केमिकल्स का काम, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो फिर सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, वित्तीय क्षेत्र, फिटनेस, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैकेनिकल क्षेत्र, मीडिया एंटरटेनमेंट, डिजाइन, ये सारे जो है कुछ उदाहरण है सर्विस सेक्टर के। यहाँ इस संरचनात्मक बदलाव की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक भाई हैं, वो सेवा क्षेत्र में भाग ही नहीं ले पाते। क्यों नहीं भाग ले पाते? क्योंकि इन क्षेत्रों में नौकरियों करने के लिए स्किल चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा का एक स्तर तो चाहिए ना, अगर कम चाहिए तो 12वीं तक की पढ़ाई चाहिए, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, थोड़ी अंग्रेजी चाहिए। ये श्रमिक वर्ग के पास ये चीजें नहीं होती हैं, और इस वजह से वो लोग सेवा क्षेत्रों में भाग नहीं ले पाते हैं। और अगर होते भी हैं तो बहुत ही कम होता है। मतलब मान लीजिए हाउसकीपिंग में कुछ उनको काम मिल गया तो वो सब संख्या बहुत कम है। जहां पर हजारों की संख्या में लोग लगे हुए एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां हाउसकीपिंग का काम कितना है? बहुत ही मामूली है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो संचालन हो रही है आपके देश में, उसमें एक बड़ी आबादी भाग नहीं ले पा रही है, क्योंकि विनिर्माण में लगभग 15%, कृषि क्षेत्रों में 14 से 20% की भागीदारी जो है बहुत मामूली है। यानी कि ये स्पष्ट करता है ये आंकड़ा और विश्लेषण कि देश की अर्थव्यवस्था संचालन में एक बड़ी आबादी भाग नहीं ले रही है, और इस वजह से जो विकास है वो इंक्लूसिव नहीं है,
विकास समावेशी नहीं है, यानी कि विकास का के जो लाभ हैं सभी तबकों तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो श्रमिक वर्ग है वो अब न तो कारखाने के श्रमिक हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बहुत कम हो गया है। तो जब वो सिकुड़ गया वो मैन्युफैक्चरिंग का दायरा, तो उसमें जब दायरा सिकुड़ गया तो उसमें श्रमिक वर्ग को रोजगार भी कम मिलेगा, उसमें वैकेंसी भी कम होगी, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसने संरचनात्मक बेरोजगारी को पैदा किया आपके देश में। और चूंकि उनके पास न ही स्किल है न एजुकेशन है सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए, तो फिर वो वहां भी नहीं जा पा रहे हैं, स्किल की कमी से वहां नहीं जा पा रहे हैं, और जहां जा सकते हैं वो पूरा सिकुड़ता जा रहा है। यानी कि अर्थव्यवस्था संचालन में भारत में श्रमिक वर्ग की एक बड़ी आबादी भाग नहीं ले पा रही है, और ये है बाजार अर्थव्यवस्था आपके इंक्लूसिवनेस को दूर कर रही है, यानी कि समावेशी विकास का जो लक्ष्य है उससे दूर हो रहा है इन संरचनात्मक चुनौतियों की वजह से। साक्षरता और शिक्षा दरों को देखते हुए भारत में सेवा क्षेत्र आधारित जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत की बड़ी आबादी की भागीदारी कम हो गई है। दूसरे, सेवा क्षेत्र में श्रम के सामाजिकरण, एक साथ आने, मजदूर होने की चेतना प्राप्त करने और उस पहचान के आधार पर संघ बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर सर्विस सेक्टर में भी अगर ये श्रमिक वर्ग थोड़ा जाना भी चाहे, तो अगर ये सोचे कि एसोसिएशन बना लेंगे, वहां पर हम जाके अपने मुद्दों को, अपनी बातों को रख लेंगे, तो ये सब आजादी वहां नहीं होती, क्योंकि वो कल्चर ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है कि हम ये सारी चीजों के लिए। इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था का सकारात्मक आयाम संभव नहीं हो पाता। सेवा क्षेत्रों में कारपोरेट जो वर्क कल्चर होता है, श्रमिकों को एक सामान्य श्रम शक्ति का हिस्सा होने की चेतना के साथ प्रोत्साहित ही नहीं करती। वो कल्चर जो होता है श्रमिक वर्ग को प्रोत्साहित नहीं दे पाता है, और यहां से चीजें स्पष्ट हो गई कि आपकी ग्रोथ रेट जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ये गैर समावेशी होती जा रही है, एक्सक्लूसिव होती जा रही है। क्या होती जा रही है? एक्सक्लूसिव होती जा रही है। इंक्लूजन मतलब सबको साथ लेके चलना, और इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब सब जो महत्वपूर्ण लोग उनको ले लेना, जो अमीर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आ जाएंगे, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, वो बाहर हो जाएंगे, वो छिटक जाएंगे इस पूरे सिस्टम से। और यही नहीं, कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी आप में लगी हुई है, लेकिन कृषि क्षेत्र का कितना रोल है आपके जीडीपी में? लगभग 14 से 15%। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो बहुत बड़ी आबादी, लगभग 50% आबादी लगी हुई है, वो भी हाशिए पे चली गई। यानी कि ये जो संरचनात्मक चुनौतियां हैं आपके इंक्लूजन को पीछे ढकेल रही हैं, आपके समावेशी विकास का जो लक्ष्य है उससे दूर कर रही है आपको। आज भी जो हमारा कृषि क्षेत्र है बेहतर बारिश की उम्मीद में लगा रहता है। हमारे किसान भाई चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश हो, बाढ़ ना आवे, सूखा ना हो, और हमारी फसल अच्छी हो, और देश में 4% की विकास दर कृषि क्षेत्र में अगर हासिल हो जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे देश में। एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान देश में लगभग 14% है, मैंने आपको बताया। और इस पे जो अभी हाल का आंकड़ा है वो क्या कहता है, लगभग 42% लोग रोजगार में कृषि क्षेत्र से रोजगार हासिल कर रहे हैं। और देश में लगभग आधे से अधिक जो जमीन है, जो खेती की जमीन है, अभी भी मानसून पर निर्भर करती है अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए। और फिर एक दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। अभी हमने अर्थव्यवस्था और इंक्लूसिवनेस की बात की, अब हम सामाजिक बदलाव और इंक्लूजन की बात करेंगे। अब देखिए, मैं आपसे यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सवाल जो है मार्केट इकोनॉमी और इंक्लूजन का सवाल, अगर पेपर 3 में आता है तो आप उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज्यादा लिखेंगे, लेकिन यही पेपर 1 में आ जाता है या पेपर 2 में आ जाता है, तो पेपर 1 आपका सोसाइटी वाला उसमें एस्पेक्ट की डिमांड करेगा। इसका मतलब वहां एग्जामिनर चाहते हैं कि आप उसमें सोसाइटी वाला एस्पेक्ट लिखें, और जो पेपर 2 है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम वाला पार्ट लिखेंगे। तो अभी मैंने इकोनॉमी और इंक्लूसिवनेस की बात किया, अब थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट की बात करूंगा।
तो थर्ड पेपर में ये थोड़ा थोड़ा सब लिखेंगे, लेकिन अगर ये फर्स्ट पेपर में आ जाएगा आपके एग्जाम में तो सोशल एस्पेक्ट को ज्यादा लिखेंगे। तो सोशल चैलेंजेस क्या है इंक्लूसिवनेस की राह में, उसको आइए देखते हैं। क्या हमारा समाज समावेशी हो रहा है? इस पर कुछ सकारात्मक संकेत हमें मिलते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आधुनिक हो गई है, शहरीकरण हो गया है, तो शहरों में लोग जातियों के बारे में कम बात करते हैं, धर्म के बारे में कम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बात करते हैं, करते हैं, पर वो बहुत कम है। बाकी हिस्सों की तुलना में मेट्रो सिटीज में या शहरों में कम है, नजरअंदाज किया जाता है यहाँ पे। तो हम क्या मान लें कि हम एक अधिक धर्मनिरपेक्ष समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये बात सही है कि सामाजिक अस्तित्व के जो नियम है, जातिगत पूर्वाग्रह है, पहले कहा जाता था ये ऊंची जात का है, छोटी जात का, छोटी जात को हे दृष्टि से पहले लोग देखते थे। इसी समाज में अस्पृश्यता जैसी चीजें रही हैं, रीति रिवाज, संयुक्त परिवार, ये जो चीजें अब इसमें गिरावट आई है। लेकिन ये चीजें किस हद तक है? क्या अंतर जाति विवाह, खान पान, आपस में मिलने जुलने में जाति के नियम बदले हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। और ये भी आप एक क्वेश्चन में कॉपी में भी लिखेंगे। शहरी महानगरीय क्षेत्रों के मामले में ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। क्या कौन से उदाहरण है जो बताते हैं कि ये चीजें एकदम बदल चुके हैं? नहीं बदले, एकदम नहीं बदले हैं। अब अगर आप विभिन्न विवाहों की वेबसाइट अगर आप खंगालें तो आप देखेंगे कि विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग वेबसाइट बने हुए हैं। जो विभिन्न वेबसाइट, आप सबको नाम पता है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। और जो वेबसाइट है उनमें भी विभिन्न कम्युनिटीज के अलग अलग बने हैं। पंजाबी, राजपूत, ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण की विवाह के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, पंजाबी राजपूत के लिए, कायस्थ के लिए, और दूसरी जातियों के लिए अलग बना है। यानी कि वो ऊपर से तो बदलाव हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आईसीटी इनेबल्ड हो गया, लेकिन वो जो जातिगत जो पूर्वाग्रह है, जो पुरानी सोच है, वो अभी भी बनी हुई है। यानी कि ये क्या है, ये भी इंक्लूजन से दूर है, ये भी समावेशी की बात से ये आपको दूर करती है। शहरी भारत कुछ सीमा तक और ग्रामीण भारत के बड़े हिस्से में अभी भी जाति रूल कर रही है, जाति का शासन है। तो फिर हमें क्या लगता है, क्या हम समाज में बड़ा बदलाव कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को खोल दें, मतलब मार्केट इकोनॉमी बना दें तो इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर लेंगे? नहीं, यह एक महत्वाकांक्षी सोच है। आप बहुत एम्बिशियस हो गए हैं कि अगर आप सोचते हैं कि इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी बना देंगे तो, या फिर ऐसे समाज में बदलाव हो जाएंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, दूरियां खत्म हो जाएंगी और आप इंक्लूसिव हो जाएंगे और इंक्लूजन के लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ऐसा मुश्किल लग रहा है इस विश्लेषण को देखकर। आइए इंडियन पॉलिटी की बात करें कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या माहौल है। हमने पहले इकोनॉमी एस्पेक्ट को देखा, फिर हमने सोसाइटी की बात की, अब तीसरा जरा पॉलिटी की बात कर ले। सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की एक स्टडी है और उसमें बताया गया है कि उस स्टडी में कि देश में चुनावी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो निचले तबके के लोग हैं उनकी भागीदारी हुई है और वो भागीदारी बढ़ी है। मतदान दर बढ़ रहा है, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सब समावेशी लोकतंत्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो पॉलिटिकल सेंस में हम कह सकते हैं कि आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने की दिशा में, एकदम बढ़ नहीं गई है, बढ़ने की दिशा में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आज भी आप देखिए जिन निकायों में महिलाओं के लिए 50% अनिवार्य आरक्षण है, वहां पर अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है। मतलब वो अपने घर की महिलाओं को यहाँ पर चुनाव में उनकी भागीदारी हो जाती है, लेकिन उनको जो गाइडेंस, उनको जो निर्देश मिलता है वो घर के पुरुष ही करते हैं। उनकी भागीदारी कम होती है, आप सभी को पता है, हम सब जानते हैं इस चीज को। और दूसरा देखिए, संसद में अभी भी महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई है। 50% का आरक्षण एक तरह से मायावी बना हुआ है। यानी कि राजनीतिक जो भागीदारी है वो हो तो रही है, पर उतनी रफ्तार उसने नहीं पकड़ा है, वो मानसिकता अभी नहीं बदली है, जिसकी वजह से हम कह सकें कि इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, सबको साथ ले लिया है। तो ऐसा मुश्किल अभी भी, इसमें भी थोड़ा मुश्किल है। और ये जो विरोधाभास
मैं अभी आपको बता रहा हूं भारत का उदाहरण देकर, सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है। जहां जिन जिन देशों में पूंजीवाद है और सरकारें और सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक रूप से लोगों को भागीदारी तो दे देते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें भागीदारी से वंचित कर देते हैं, और इसी वजह से परिणाम विशेष सुखद नहीं होते हैं। तो फिर क्या किया जाए, भारत में क्या किया जाए और क्या किया जा रहा है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य हासिल किया जाए? और इंक्लूसिव इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य भारत में हासिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन पे बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, सबसे महत्वपूर्ण कदम है इंक्लूसिवनेस को हासिल करने की दिशा में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? जो भी आम लोग हैं, नागरिक हैं, उनको वित्तीय सेवाएं उन तक उपलब्ध हो, जैसे बैंकिंग, उनको बैंकिंग की सारी सेवाएं उपलब्ध हो, यानी कि उनके पास बैंक अकाउंट हो, वो कर्ज ले सकें और अपना रोजगार शुरू कर सकें, उनको बीमा की सुविधा हो, विभिन्न तरह की बीमा की सुविधाएं हो। विभिन्न तरह की बीमा की सुविधा का मतलब, अगर किसान भाई हैं उनको फसल बीमा की सुविधा हो। विभिन्न तरह की आपदाएं आती हैं इस देश में, और भारत में आपने ये भी सुना होगा कि किसान भाइयों ने आत्महत्याएं भी कर ली, उनका फसल नष्ट हो गया। तो जो ये जो फसल बीमा की योजना है, विभिन्न योजनाएं हैं, वो उनको राहत प्रदान करती है, उनको सेफ्टी वॉल्व देती है। और इससे क्या होता है, अगर उनको ऋण मिले, उनको कर्ज मिले सस्ते दर पर, बहुत ही मामूली दर पर अगर उनको कर्ज मिले, तो क्या करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई, वो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, भाई लोग हैं, वो अपना काम शुरू कर सकें और अपने आय को बेहतर कर सकें। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में आती हैं। वित्तीय जो समावेशन है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वहनी लागत पर कमजोर समूहों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने की सहायता देता है। और इसके अलावा ये बचत की संस्कृति की तरफ ले जाता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट खुल गया है तो आप सेविंग करेंगे, और सेविंग करेंगे तो देश के विकास में भी योगदान देता है और उनके लिए भी अच्छा है। बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त करना व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि जो लेन देन खाता होता है वो लोगों को पैसा जमा करने, भुगतान करने और धन प्राप्त करने की अनुमति देता है। और इसके अलावा जो बैंक खाता है विभिन्न सेवाओं के लिए भी प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। तो अगर खाता रहेगा तो आपको इंश्योरेंस की सुविधा होगी, आप कर्ज ले सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर आरबीआई और नाबार्ड ने देश के विभिन्न हिस्सों में, दूर दराज के गांव में फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधाएं प्रदान प्रदान की है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है ताकि किसान भाई कम इंटरेस्ट पर, लो इंटरेस्ट पर कर्ज प्राप्त कर सके और अपनी विभिन्न जरूरतों को, फार्मिंग से जुड़ी हुई जो उनकी विभिन्न जरूरतें हैं, वो पूरा कर सके। सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की है, और इस जनधन योजना का उद्देश्य है कि समाज का जो वंचित वर्ग है, वो कमजोर कमजोर वर्ग किफायती कीमत पर विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच हो, और टेक्नोलॉजी के उपयोग से, आईसीटी के उपयोग से उनको आसानी से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना का जो पहले जो उद्देश्य था कि एवरी हाउस होल्ड, हर घर को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अब इसका उद्देश्य थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि इसको और इंक्लूसिव बनाया जा सके। अब सरकार कह रही है कि एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, मतलब जो भी वयस्क जिसके पास, जो अनबैंक्ड है, जिसके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसको हम प्रदान करेंगे बैंकिंग सुविधाएं, और इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लेके आएंगे। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो बैंकिंग सेवाएं सभी को उपलब्ध करा रहा है। ऋण गारंटी कोष के जरिए लोगों को ऋण की सुविधाएं दी जा रही हैं। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। सूक्ष्म बीमा, मतलब उनकी जो विभिन्न तरह की जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, फसल से जुड़ी हुई चीजों के लिए बीमा
की सुविधा दी जा रही है, और जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लिए पेंशन योजना भी सरकार ने शुरू किया है। और इसको कहते हैं जैम त्रयी, जनधन, आधार, मोबाइल। इन तीन की मदद से जनधन योजना, आधार मतलब आपके बैंक के अकाउंट को आधार से कनेक्ट कर दिया गया। जब कनेक्ट किया गया तो उससे फायदा क्या हुआ, डीबीटी की योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो विभिन्न जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए कल्याणकारी योजना है, वो डायरेक्टली उनके आधार के ऑथेंटिकेशन से, आधार के जरिए उनकी पहचान करके सीधे पैसा उनके खाते में चला जाता है। तो फिर क्या हुआ, जो भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे गलत लोगों तक नहीं पहुंचे, पैसा सीधे उनके पास पहुंचा जिसको इसकी जरूरत है। और आपने देखा होगा कोविड के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की, और उसमें इसका बड़ा योगदान रहा। जो भी सरकार ने पहले तो पैसे भी दिए, आर्थिक मदद दी, उसी दिए सीधे आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए, आधार के जरिए जरूरतमंद लोगों की पहचान करके सीधे पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में चला गया। प्रधानमंत्री जन धन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक रुपया अपने निर्धारित लाभार्थी तक ही पहुंचे, और प्रणालीगत रिसाव या लीकेज, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो पैसा है गलत लोगों तक पहुंच जा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, उसको रोका जा सके, तो इसने रोका है। जैम की जो ट्रिनिटी है, जैम त्रयी, जनधन, आधार और मोबाइल, इसके पहले अक्षर के नाम से जनधन का जे, आधार का ए और मोबाइल का एम, इसी को जैम कहते हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत किया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस पॉइंट को आपको अपनी कॉपी में हर हाल में लिखना है। इस सवाल के उत्तर में आरबीआई ने क्या शुरू किया है, वित्तीय समावेशन सूचकांक, एफआई इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। और ये सूचकांक क्या करता है, 0 और 100 के बीच की एक कोई संख्या लेता है, और उसके जरिए हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 0 का मतलब कि उस व्यक्ति का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन शून्य है, उसको बैंकिंग जो सुविधाएं हैं उसकी पहुंच शून्य है, और 100 का मतलब उसने पूरे लक्ष्य हासिल कर लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के। तो ये 0 से शून्य का मतलब हुआ वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये चीजें बताता है। और इसमें 3 व्यापक पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो 3 पैरामीटर क्या हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिए। पहला एक्सेस, जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उसकी एक्सेस कितनी है, उपयोग कितना कर पा रहा है, और गुणवत्ता कितनी है। और इन तीनों का जो वेटेज है, जो भार है, वो दिया गया सबसे ज्यादा उपयोग की बात है। भले उसको मिल गया, अगर उपयोग नहीं कर पा रहा है तो फिर बेकार है ना, तो उपयोग को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। उसके बाद एक्सेस को वेटेज दिया गया है कि क्या उस सुविधा तक उसकी पहुंच है, और फिर गुणवत्ता का वेटेज दिया गया है। यह सूचकांक सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता, उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता मापने में आसानी के लिए एक्टिव है, और इसमें लगभग 97 संकेतक शामिल किए गए हैं। 97 संकेतकों की मदद से आरबीआई निश्चित करता है कि क्या वो व्यक्ति फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो जरूरतें हो उनको मिल रही हैं, और फिर क्या वो इस तरह समाज में और देश में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो लक्ष्य हैं वो हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही इसी पर आपका सवाल आया है आपके एग्जाम में। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के तहत समावेशी विकास संभव है? भारत में विकास प्राप्त करने में वित्तीय समावेशन के महत्व को बताएं। Is inclusive growth possible under market economy? State the significance of financial inclusion in achieving growth in India. जो मैंने बताया है वो आप इन्हीं सारी चीजों को पॉइंटर्स में लिखेंगे। इस सवाल के 2 पार्ट हैं। पहला तो जो इसका जो पहला पार्ट है वो बाजार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास की बात करता है, और दूसरा जो है वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है। तो इसके आंसर को लिखिए और मुझे दिखाइए।